थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जनरली हम लोग क्लोज सिस्टम की हेल्प से थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करने वाले हैं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग मास का ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफर आपके पास क्या है? वो तो आपके पास वर्क डन है और हीट है। वर्क डन तो आपका -PdV होता है, हीट तो आपका TdS होता है। तो यहां से निकल कर आए आपके 4 वेरिएबल PV ST। इन चारों वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग आपके पास 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं जिनके बीच में रिलेशंस आपने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखते हैं और कैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपने आइडियल गैस इक्वेशन के केस के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज याद की थी पार्शियल डेरिवेटिव की, जिसकी हेल्प से आपने बताए थे कि आपके थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि आखिर स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने यूलर थ्योरम को भी देखा जिसकी हेल्प से हम लोग स्टेट फंक्शन प्रूव कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, हम लोगों ने फीचर्स देखे हीट कैपेसिटी के। हीट कैपेसिटी को पढ़ने के बाद हमने कुछ रिलेशंस देखे CP - CV के। उन रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी और हमने साइक्लिक रूल पढ़ा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक रूल और थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट CP - CV के सारे रिलेशन प्रूव किए थे फ्रॉम द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ CP - CV। CP - CV की फंडामेंटल इक्वेशन कहाँ से आई उसको भी हम प्रूव करेंगे जब हम लोग एंट्रोपी को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये बात तो पता ही है कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर टोटल जो आपके पास प्रोसेस होते हैं वो एक तो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। डायरेक्टली इन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर CSIR NET JRF केमिकल साइंस के सिलेबस के अंदर आपको इस पोर्शन से क्या क्या पढ़ना है। आपको जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है। आपको दोनों ही प्रोसेस पढ़ने हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। आपको जो प्रोसेस पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल पढ़ना है, आपको एडियाबैटिक रिवर्सिबल पढ़ना है, आपको आइसोथर्मल इरिवर्सिबल पढ़ना है, आपको एडियाबैटिक इरिवर्सिबल भी पढ़ना है। तो इनको पढ़ते हुए आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए CSIR नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए कि आप W कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप Q कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना आना चाहिए और आपको एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ ये भी निकालना आना चाहिए फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आइडियल गैस से, लेकिन नॉन आइडियल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और गेट के अंदर तो आने के पूरे चांसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन आइडियल केस के अंदर आप कैसे W Q डेल्टा U डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए। अभी तक हम लोगों ने जितना भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा, हमने स्टार्टिंग की थी, हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स बहुत बेसिक, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं, क्लोज सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं। हमने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर को यूज़ किया जहाँ से हमने वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस देखे। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, यूलर थ्योरम तक, साइक्लिक रूल तक, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट तक, मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया ये सब क्या थे? ये सब बेसिक नॉलेज थी थर्मोडायनामिक्स की। तो अभी से जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आज हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे। इन सब केसेस के अंदर वर्क डन क्या निकल के आएगा, Q क्या निकल के आएगा, डेल U क्या निकल के आएगा, डेल H क्या निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी कार्नोट साइकिल क्या है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या है, एंट्रोपी क्या है, फेज चेंज करेंगे तो आपका एंट्रोपी चेंज क्या निकल कर आएगा। तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो जो अब के बाद का पोर्शन है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, अब के बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे थर्मोडायनामिक्स के, वो सभी इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव व्यू से। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो
वो बेसिक्स है, और बेसिक्स हमेशा पूछे जाते हैं CSIR नेट JRF के अंदर, और हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका हम लोग आगे भी अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर 1 से लेके मैंने अभी तक जितने भी अपलोड किए हैं, 8 तक शायद मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन, अब सभी लेक्चर्स को अच्छे से थोरली देख लो, उनको अच्छे से समझ लो। वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है थर्मोडायनामिक्स की, जो आपको पता होना चाहिए जब आप थर्मोडायनामिक्स की स्टडी जब और डीप के अंदर करने वाले हो। तो आज से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके ऊपर मैं आज से न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। आज आपको जो भी टॉपिक्स होएगा उसके ऊपर हम सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो CSIR के अंदर या फिर गेट के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। डायरेक्ट वर्डन का जो फॉर्मूला होता है -nRT ln V2/V1, उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम है। अभी वहां तक पहुंचने से पहले आपको मैं बताता हूं कि आखिर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है और इसके अंदर बीच में डिफरेंस क्या है और क्यों ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जब भी आप किसी एक स्टेट से A स्टेट से B स्टेट के ऊपर जा रहे हो, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, P1V1 T1 से आप P2V2 T2 में जा रहे हो, जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स। जैसे कि नाम बता रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट कर रहा है, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है, जो चाह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, राइट। और एक हमारे पास होता है अपोजिंग फोर्स जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपोज करता है। तो जब भी आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपके पास वहाँ पर दो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स और दूसरा अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, अपोजिंग फोर्स रिटार्ड करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। मान लीजिए आपकी जो ए स्टेट है वो क्या थी? वो P1V1 और T1 थी, और P2V2 ये B क्या थी? P2V2 और T2 थी। जो जब भी मेरा स्टेट A से B में चेंज होगा तो दो फोर्स एक्ट करेंगे, अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को और जो मेरा अपोजिंग फोर्स होता है वो रिटार्ड करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अब देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर ये ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स किसकी फॉर्म की होती है। तो केमिस्ट्री के अंदर जनरली ये प्रेशर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है और अंदर क्या है? कोई गैस भरी हुई है। ये गैस आइडियल भी हो सकती है और ये गैस क्या हो सकती है? ये गैस रियल भी हो सकती है। तो जो अंदर गैस मेरे पास है उसका कुछ प्रेशर होगा, वो वॉल के कंटेनर के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रही होगी। जो मान लो ये मेरा जो पिस्टन है, ये जो है मेरा पिस्टन है, तो पिस्टन के ऊपर भी कोई प्रेशर लगा रही होगी। तो जो अंदर मेरा प्रेशर है उसे मैं क्या बोलूँगा? उसे मैं बोलूँगा इंटरनल प्रेशर, वो गैस का प्रेशर है। और जो बाहर सराउंडिंग का प्रेशर उसे मैं क्या बोलूँगा? एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो जाहिर सी बात है पिस्टन मेरा ऊपर मूव करेगा। अगर मेरा पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो जो आपकी गैस की जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, और आप इसे क्या बोलते हो? एक्सपेंशन बोलते हो। आपका जो गैस का प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ P इंटरनल। जो आपका बाहर का प्रेशर है, सराउंडिंग का जो प्रेशर है, उसे मैं बोल रहा हूँ P एक्सटर्नल। तो अगर आपका सिस्टम, अगर आपका P इंटरनल बड़ा होगा P एक्सटर्नल से, तो मेरा पिस्टन कहाँ मूव करेगा? ऊपर मूव करेगा। अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन को धक्का देगा ऊपर की तरफ। तो पिस्टन जब मेरा ऊपर जाएगा तो मेरी गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। अगर मेरा P एक्सटर्नल ज़्यादा है, जो मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ पिस्टन के ऊपर, अगर मेरा P एक्सटर्नल ज़्यादा है तो आपका जो पिस्टन है वो नीचे मूव करेगा। पिस्टन अगर नीचे मूव करेगा तो आपकी जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या होगा? कम होगा। अब इस चीज़ को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ दो तरीके से। देखिए तरीके आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास आपको प्रेशर जो अंदर गैस का है वो 10 एटमॉस्फेयर का जो है वो प्रेशर है, और आपको इसको फाइनल प्रेशर कितना करना है? आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है और आपको पहुँचाना है इसको 2 एटमॉस्फेयर तक। तो जाहिर सी बात है आप इसका वॉल्यूम क्या करोगे? एक्सपेंड करोगे। प्रेशर कम कब होगा? जब आपका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो ये जो मेरा पिस्टन है वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए आपके इसके ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है जिसकी वजह से पिस्टन यहाँ पर टिका हुआ है। अगर आप कोई वेट को उठाओगे तो ऊपर से जो प्रेशर है वो कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। अगर मेरा प्रेशर कम होगा तो आपका पिस्टन हल्का सा ऊपर मूव करेगा, राइट। यही तो चीज़ होती है ना। मान लो कि मेरा पेन है, इस पेन को ऐसे मैं कहीं रखा हुआ है, ये पेन मेरा जो है ऐसे रखा हुआ है और जिसके ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है। अगर मैं ऊपर की तरफ कुछ और वेट रखूँगा, मान लो यहाँ पर कोई टेबल है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है कि बैलेंस रखा हुआ है इसको, अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ रख दूंगा तो ये नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर ऊपर भी कोई चीज़ रखी हुई है, नीचे भी कोई चीज़ रखी हुई है और ये ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, अगर ये जो दोनों फोर्स है मेरे इक्वल होंगे तो मेरा पेन कहाँ रहेगा? यहीं की स्टेबल रहेगा। अगर नीचे वाला फोर्स बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो रही है। मान लीजिए आपके पास कुछ फोर्स रखे हुए हैं ऊपर जो कि अभी इक्वल है, जो कि इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो कि इतना P एक्सटर्नल बना रहा है कि आपका P इंटरनल के बराबर हो जाए। और मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक रखे हुए हैं ऊपर, छोटे छोटे वेट रखे हुए हैं जो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो आपका गैस का प्रेशर है। और आपका पिस्टन इस टाइम पे कहाँ है? लेवल के ऊपर है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर से एक वेट को हटा दोगे तो आपका जो P एक्सटर्नल है
आपका कम हो जाएगा। अगर आप एक वेट को हटाओगे तो जो ऊपर से पिस्टन के ऊपर वजन जा रहा है वो कम हो गया, फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो क्या हो गया, फोर्स के बाद ये प्रेशर कम हो गया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स कम तो प्रेशर कम, तो आपका प्रेशर भी कम हो गया। अगर आपका ऊपर का प्रेशर कम हो गया तो पिस्टन कहाँ मूव करने शुरू कर देगा, ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए आपके पास जो वेट रखे हैं वो 6 वेट ना रखे हो, आपके पास बहुत सारे वेट रखे हैं, आपके पास 100 वेट रखे हैं, एक ग्राम की, जितने भी ग्राम आप माना चाहो वो आपके पास 100 वेट रखे हैं, और वो 100 वेट मिलकर इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आपका पी इंटरनल के बराबर हो। अगर आप एक वेट उठाओगे तो हल्का सा ऊपर जाएगा, और हटाओगे और ऊपर जाएगा, और हटाओगे और ऊपर जाएगा, और हटाओगे और ऊपर जाएगा। ये चीज़ें होती रहेंगी अनटिल अनलेस आप सारे के सारे वेट को हटा दो। तो ये चीज़ें होंगी। तो आप यहाँ पे दो तरीके से पिस्टन को ऊपर कर सकते हो, या तो आप उसके 100 की 100 वेट को एक साथ हटा दो, पिस्टन को एक बार में 10 एटमॉस्फेयर से इस वॉल्यूम पे ले जाओ कि प्रेशर क्या हो जाए, 2 एटमॉस्फेयर, पहले यहाँ पर था और एक ही झटके में यहाँ पहुँच जाए। आप ऐसे रखे हुए हैं, आपके पास वेट रखे हुआ, आप सारे वेट को एकदम से नीचे गिरा दो, एकदम से ऊपर उठ जाएगा वो। तो जो मेरा नीचे प्रेशर क्या था, 10 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर क्या हो एकदम से 2 एटमॉस्फेयर हो गया। तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप सारे के सारे वेट को एकदम से हटा दो, और दूसरा आपके पास तरीका ये है कि आप एक एक करके वेट को हटाओ। पहले आपका 10 एटमॉस्फेयर है, 10 एटमॉस्फेयर से 9.9 होगा, 9.9 के बाद 9.8 होगा, 9.8 के बाद 9.7 होगा, 9.7 के बाद 9.6 होगा, और ऐसे करते 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 वो 2 तक पहुंचेगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, डायरेक्ट भी कर सकते हो 10 से 2, या फिर धीरे 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 करके 10 से 2 तक आप उसको पहुंचा सकते हो। तो इस चीज़ का हमारे पास तरीका, ये मेरा तरीका होता है। लेकिन अब आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास जो प्रेशर स्टार्टिंग में क्या है, अंदर क्या है 10 एटमॉस्फेयर है, ऊपर भी क्या है 10 एटमॉस्फेयर है, ऊपर मैंने वेट रखे हुए हैं, मैंने एक वेट को हटाया तो हल्का सा क्या चेंज होगा, ये 9.9 होगा, फिर मैंने एक को हटाया तो क्या होगा 9.8 होगा, फिर मैंने एक को हटाया तो क्या होगा 9.7 होगा, फिर क्या हटा 9.6 होगा। तो ऐसे करते 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 ये 2 एटमॉस्फेयर तक चला जाएगा। एक तो मेरे पास ये केस है, दूसरा मेरे पास केस क्या है, आप एकदम से सारे के सारे वेट को हटा दो। यहाँ पर मेरे पास क्या है 10 एटमॉस्फेयर है, आपने एकदम में सारे वेट को हटा दिया, सीधा कहाँ चला गया है, सीधा कहाँ चला गया है 2 एटमॉस्फेयर के ऊपर चला गया। तो ये डिफरेंस होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर। अगर आप इस वाले प्रोसेस को देखो, इस वाले प्रोसेस के अंदर आपका 9.9 है वो क्या है 10 के लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट है। जो आपका 9.9 है वो क्या है, इस टाइम पे आपने जब एक वेट हटाया तो नीचे का प्रेशर बढ़ क्या हो गया 9.9, तो ऊपर क्या रह गया 9.9 रह गया। तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में डिफरेंस कितना है 0.1 का। चलो उसके बाद आपने एक वेट को और हटाया, अब क्या हो गया 9.8 हो गया, 9.8 एक्सटर्नल हो गया, अंदर का क्या रह गया 9.9.1 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो पूरी सीरीज के अंदर पूरे सबकी जब आप हल्का हल्का उठाओगे तो आप एक चीज नोट करोगे, जो आपका पी एक्सटर्नल है वो पी इंटरनल के पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या रहेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इस केस को देखो जहां पर आप सारे के सारे वेट को एक साथ उठा रहे हो, एकदम से 10 एटमॉस्फेयर कहां जा रहा है 2 एटमॉस्फेयर पर जा रहा है, उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जो पी एक्सटर्नल है वो पी इंटरनल के अप्रोक्सीमेटली बराबर नहीं होगा। वो एकदम से क्या हो गया, एकदम से मेरा 10 एटमॉस्फेयर था, ऊपर मेरा पी एक्सटर्नल स्टार्टिंग में क्या था 10 था, आपने सारा वेट हटा दिया तो एकदम से क्या हो गया वो 2 एटमॉस्फेयर के अंदर जाके चला गया। तो आपका पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। तो 2 एटमॉस्फेयर और 10 एटमॉस्फेयर में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आपका पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के क्या रहा, बराबर नहीं रहा। तो आपके पास 2 प्रोसेस निकल कर आए। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप प्रेशर को धीरे 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 रिलीज करके, वेट को धीरे धीरे रिलीज करके प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो, जिसके अंदर आपका पी एक्सटर्नल जो है वो पी इंटरनल के बराबर होता है। तो इसको आप बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप इसको रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हो, ये भी एक अपने आप में बात है। देखते हैं हम लोग इसको रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास ये जो है वो बीकर है और आपके पास यहाँ पर जो है 10 वेट रखे हुए हैं। अगर आपके पास 10 वेट रखे हुए हैं और 10 वेट जो है वो 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ये जो है मान लो आपके पास 10 है, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो आपके पास क्या है ये 10 है और अंदर का प्रेशर क्या है अभी 10 एटमॉस्फेयर है, ऊपर का प्रेशर क्या है अभी 10 एटमॉस्फेयर है। आपने क्या किया, आपने एक बॉल को हटाया और आपका प्रेशर, एक बॉल को आपने बाहर फेंक दिया उठा के, तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर का ये थोड़ा सा पिस्टन जो है वो कहाँ उठ जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। नीचे प्रेशर ज़्यादा, ऊपर प्रेशर कम है तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर का क्या रह गया, ऊपर का रह गया 9.9, नीचे का क्या रह गया 10.2, नीचे का रह गया, नीचे का भी 9.9 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे 9.8 करोगे, 9.9 करोगे, 9.7 करोगे, 6 करोगे, 9.5 करोगे। लेकिन मान लो इस केस के ऊपर आपने फिर से एक वेट को वापस रख दिया तो 9.5 के बाद कहाँ जाएगा 9.6 पे जाएगा। फिर आपने फिर से एक वेट को वापस रख दिया तो 9.6 पे जाएगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को आप एक वेट को हटा रहे हो तो आप उसको वापस जोड़ भी सकते हो। यानी कि आप प्रोसेस को, अभी मेरा पिस्टन ऊपर जा रहा है, हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा आपने ऊपर यहाँ पे वेट रखे हुए हैं, एक हटाया ऊपर गया, एक हटाया ऊपर गया, एक हटाया ऊपर गया, एक हटाया ऊपर गया, आपने एक वापस रखा नीचे आ गया, एक और रखा नीचे आ गया, एक और रखा नीचे आ गया, एक और रखा नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप क्या है प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हो। तो
तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, और उस प्रोसेस के अंदर जो आपका पी एक्सटर्नल है वो लगभग सिमिलर होता है किसके, पी इंटरनल के लगभग सिमिलर होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप एक झटके के अंदर एक ट्रांसफर ए स्टेट से बी स्टेट के ऊपर जा रहे हो, जहां पर आपका पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वहां पर आप पी इंटरनल को पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं बोल सकते। अगर आप एकदम से चेंज कर रहे हो तो आपको वापस भी इकट्ठे कितने वेट रखने पड़ेंगे, 10 वेट रखने पड़ेंगे। 10 वेट रखना वापस से फिर से मुश्किल हो जाएगा और आप प्रोसेस को वापस रिवर्स नहीं कर पाओगे। हालांकि 10 वेट रखना इतना मुश्किल नहीं है, आप क्या पता कैसे किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, आप तो रख भी सकते हो। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो 100% इरिवर्सिबल नहीं होते, उनको रिवर्स करना मुश्किल होता है। कर सकते हो लेकिन उनको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर मेरा एकदम से स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। आपको जब वापस कंडीशन रखनी है आपको वहाँ पर 10 वेट रखने हैं इकट्ठे। लेकिन जो पहले वाला केस था उसमें आप एक उठाया है तो वापस एक रख दो, एक उठाया है एक वापस रख दो, नीचे आ जाएगा, उठा लिया ऊपर गया, रख दिया नीचे आ गया। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसको आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको आप ईजिली रिवर्स नहीं कर सकते। तो चलो हम लोग वर्डिंग्स में लिखते हैं कि आखिर डिफरेंस हमने क्या क्या पढ़े अभी तक रिवर्सिबल के और इरिवर्सिबल के। तो अभी तक आपने देखा कि जो आपका रिवर्सिबल है वो क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हल्का 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 हल्का, ये क्या है, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन है। रियलिटी के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते, रियलिटी में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो मैं इसको क्या लेता हूँ, इसको मेरा आइडियल केस लेता हूँ। ये जो है वो मेरा क्या है, आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि क्या है, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। मल्टीपल स्टेप मतलब आपने एक वेट हटाया फिर ऊपर गया, फिर एक और हटाया फिर ऊपर गया, फिर एक हटाया फिर ऊपर गया, तो ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। और ये मल्टीपल स्टेप भी कितने हैं, क्या 2 स्टेप हैं, क्या 3 स्टेप है, क्या 4 स्टेप है, नहीं, ये आपके पास इन्फानाइट स्टेप है। आपका 10 एटमॉस्फेयर था तो 9.9 होगा, 9.8 होगा, 9.7 होगा, तो धीरे धीरे करके ये हो जाएगा। और ये कितना हो गए, ये आपके पास जो है इन्फानाइट स्टेप निकल कर आएगा। तो रिवर्सिबल केस एक आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, इन्फानाइट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और आप क्या कह रहे थे इसके अंदर, आप कह रहे थे कि जो आपका पी इंटरनल है वो हमेशा क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल के हमेशा लगभग बराबर रहेगा। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो आपका स्टेप्स हो रहे हैं इन्फानाइट स्टेप में हो रहे हैं, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा पूरे का। आप हल्का 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 जा रहे हो, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इन सबका क्या होता है, सम ही तो होता है। अगर आपका हल्का 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 जा रहा है तो आप इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दो, आपका पूरा इकट्ठा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इन्फानाइट स्टेप है, इसीलिए जो है वो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। किस केस के अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप लोग इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कह रहे हो कि रिवर्स्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेस, आप इसको किसी भी स्टेज के ऊपर रिवर्स कर सकते हो। एक बार को हटाया ऊपर गया, एक और को हटाया ऊपर गया, एक और को हटाया ऊपर गया, एक वापस डाल दिया नीचे आ गया, एक वापस डाल दिया नीचे आ गया। तो इसको आप किसी भी टाइम रिवर्स कर सकते हो, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो और प्रोसीड भी करा सकते हो। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल की। तो इरिवर्सिबल जो होता है वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। वो कौन सा होता है, वो इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो है आपका, ये भी मल्टीपल स्टेप नहीं होता, लेकिन जो इसके स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। मान लो आपको 10 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक पहुंचना था, तो मान लो आपके 10 से पहले एकदम से 5 पे गए, 5 के बाद क्या गए, 2 पे गए, या फिर 10 से क्या गए, 6 पे गए, 6 से कहाँ गए, 8 पे गए। लेकिन जो डिफरेंस है प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर वो लगभग सेम नहीं है। वो क्या है, वो हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंस करेगा। पी इंटरनल कभी भी क्या होगा, पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होगा। ये मैंने 3rd पॉइंट में भी लिखा हुआ है, पी इंटरनल कभी भी पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो आपके स्टेप है वो क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ोगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करोगे। रिवर्सिबल में कर सकते हो, रिवर्सिबल में कर यूँ सकते हो, क्योंकि आपके पास वहाँ पर इन्फानाइट स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप है। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो वहाँ पर आप सम को, इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपने कहा कि जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कैन नॉट बी रिवर्स बैक सो ईजिली। मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ कर दी है, सो ईजिली। रिवर्स हो सकते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो कैन नॉट बी रिवर्स बैक सो ईजिली। तो अभी तक आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि आपको जो आपके सिलेबस में गिवन था,
आपको W निकालना है, आपको Q निकालना है, आपको डेल्टा U निकालना है और डेल्टा H निकालना है। तो किसके लिए निकालना है? आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए निकालना है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए निकालना है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए निकालना है और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए निकालना है। तो आपके पास कुल मिलाकर 4 प्रोसेस है। चारों प्रोसेस को बारी बारी से देखते हैं कि आपका कैसे वर्क डन निकल के आएगा, कैसे आपका डेल्टा U निकल कर आएगा, कैसे आपका डेल्टा H निकल कर आएगा। तो जो मैंने पहला प्रोसेस यहाँ पे लिखा है वो कौन सा लिखा हुआ है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। पहले हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, रियल गैस की बात बाद में करेंगे। तो जो मेरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा क्या है? आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल से आप क्या समझ सकते हो? आइसोथर्मल से आप समझ सकते हो जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो गया? वो आपका फिक्स हो गया। तो चलिए हम लोग वर्क डन को यहाँ पर प्रूव करते हैं किस तरीके से आपका जो वर्क डन है वो निकल कर आएगा, उसको डिराइव करके देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेट अस कंसीडर n मोल ऑफ आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम A to B स्टेट। आपकी कोई भी गैस A स्टेट से जा रही है B स्टेट के ऊपर, रिवर्सिबली जा रही है और आइसोथर्मली जा रही है। अगर आइसोथर्मली जा रही है तो आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। P और B वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके? यहाँ पर क्या मान लेता हूँ? यहाँ मान लेता हूँ P1, यहाँ मान लिया V1 और यहाँ मान लिया T। टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेशर चेंज होगा, P2, V2 और T। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका प्रोसेस है वो क्या है? वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको डिटर्मिनेशन किसका करना है? सबसे पहले वर्क का करना है। तो हमें आयुपेक क्या कहती है? थर्मोडायनामिक्स की आयुपेक क्या कहता है आपको कि जो थर्मोडायनामिक्स होती है केमिस्ट्री के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? dW इक्वल टू क्या होता है? माइनस का P एक्सटर्नल dV। W क्या होता है? माइनस का P dV। W क्या होता है? माइनस का P dV होता है। ये हमें कन्वेक्शन से पता है थर्मोडायनामिक्स की। तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया W ऑफ माइनस का P एक्सटर्नल dV। जो मेरा P होता है यहाँ पर कौन सा होता है? ये होता है मेरा P एक्सटर्नल, क्योंकि जो मेरा काम करेगा वो तो P एक्सटर्नल करेगा। आइडियल गैस के अंदर वो जो अंदर जो उसका प्रेशर है वो तो प्रेशर उसका अंदर से ही है। आप जो भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो या फिर कुछ भी करोगे तो वो P एक्सटर्नल के अंदर चेंज करोगे। तो वर्क डन जो है हमेशा P एक्सटर्नल के थ्रू होगा, या तो वो सिस्टम के ऊपर होगा या फिर सिस्टम के अगेंस्ट होगा, लेकिन वर्क डन हमेशा कौन करेगा? P एक्सटर्नल करेगा, P इंटरनल नहीं करेगा। तो जो आपके यहाँ पर टर्म होती है क्या होती है? P एक्सटर्नल होती है। लेकिन आप बोल रहे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो आपका P एक्सटर्नल है वो लगभग P इंटरनल के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अंदर P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होता है। और P इंटरनल मेरा किसका है? आइडियल गैस का है। अगर आइडियल गैस का है तो वो क्या बोल सकता हूँ मैं उसको? PV इक्वल टू nRT होता है। तो P आपका क्या हो गया? nRT/V हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर P एक्सटर्नल लगभग P इंटरनल के बराबर होता है। P इंटरनल तो मेरा आइडियल गैस का है। अगर मेरा P इंटरनल आइडियल गैस का है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को वहाँ पर लगा सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन आपको कहती है PV इक्वल टू nRT। तो वहाँ से आपने P को क्या लिख दिया? nRT/P लिख दिया। अब आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस किया? इंटरनल से आपने इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया? nRT/V लगा दिया। आपके पास एलिमेंट क्या यहाँ पर इनटू में dV है। उसके बाद आप कह रहे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि जो मेरे चेंजेस हो रहे हैं वो इनफाइनाइट स्टेप के अंदर हो रहे हैं। आप उसको इंटीग्रेट करके सबको सम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर dW को भी इंटीग्रेट कर दिया। जब मैं dW करूँगा तो क्या निकल गया? मेरा W आ गया। W आपका क्या हो गया? nRT तो आपका कॉन्स्टेंट है, n आपका कॉन्स्टेंट होता है। हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। R आपका कॉन्स्टेंट होता है, गैस कॉन्स्टेंट है। T आपका कॉन्स्टेंट है, प्रोसेस क्या है आपका? आइसोथर्मल है। तो nRT क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया मैंने माइनस nRT को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन कर दिया dV/V। अगर आपको पता हो कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है dx/x क्या होता है आपका? ये होता है माइनस ln का v। ये आपका इंटीग्रेशन होता है dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। अगर dx/x का इंटीग्रेशन ln x होता है तो dV/V का क्या होगा? ln v होगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ln v। तो मैंने उसके बाद क्या किया? मैंने उसके बाद लिमिट्स लगाई। क्या लगाई? v1 से v2 लगाई। तो मैंने उसको क्या लिखा? ln का v2 माइनस ln का v1। इसको तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ln का v2/v1। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया। इतनी मैथमेटिक्स तो आप लोगों को भी आती होगी, आप लोग बहुत टाइम से वर्क डन को पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मैंने इस स्टेप के बाद डायरेक्ट जो है मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर जो है वर्क डन लिख दिया। मैंने क्या लिखा? W इक्वल टू माइनस का nRT ln ऑफ v2/v1 मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो आपकी जो अंदर गैस है ये क्या है? ये कौन सी स्टेट के अंदर है? ये है P1 V1 T के अंदर। आप किसके अंदर इसको लेके जा रहे हो? किसके अंदर लेके जा रहे हो? आप इसको लेके जा रहे हो P2 V2 T2 के अंदर। प्रोसेस आपका क्या है? प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है। टेम्परेचर क्या रह गया? कांस्टेंट रह गया। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस आपका गैस आपकी आइडियल गैस है, तो आप यहाँ पर बोयल्स लॉ को लगा सकते हो। बोयल्स लॉ आपको बोलता है कि जो आपका P1 V1 होता है वो तो आपका P2 V2 के बराबर होता है। ये आपने
कैसे बोला, आप आइडल गैस लगा लो दोनों केस के लिए। जब आप ए स्टेट के ऊपर लगाओगे, जब मैं आप यहाँ पर आ रहे थे, जब आप ए स्टेट के ऊपर लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, यहाँ लगाओगे आप P1V1 इक्वल टू NRT। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे P2V2 इक्वल टू NRT। तो NRT दोनों जगह क्या है, सेम है। अगर मेरा राइट हैंड साइड सेम है तो आपका ये भी सेम होगा। इसका मतलब आपका P1V1 इक्वल टू P2V2 भी होगा। और आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, आपका V2/V1 क्या होगा, P1/P2 होगा। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो। इसकी डायरेक्ट वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आप V2/V1 को रिप्लेस कर सकते हो P1/P2 से। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो आपका NRT है वो तो मेरा P1V1 इक्वल टू NRT था। आप कह रहे थे कि जो आपका P2V2 है वो आपका NRT था। तो आप यहाँ से NRT को P1V1 से भी रिप्लेस कर सकते हो और P2V2 से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो आपके यहाँ से वर्क डन के 4 फॉर्मूले निकल कर आ गए। पहला क्या निकल कर आया, पहला निकल कर आया -NRT ln V2/V1। ये आपने कैसे निकाला, आपने आयुपैक का कन्वेंशन का यूज़ किया। वहाँ से आपने लिखा कि आपका DW तो -P एक्सटर्नल DV होता है। उसके बाद आपने क्या किया, P एक्सटर्नल को रिप्लेस किया P इंटरनल से। P इंटरनल तो आपका आइडल गैस का था, तो वहाँ पे आपने आइडल गैस इक्वेशन लगाई। PV इक्वल टू NRT होता है, P आपका NRT/V हो गया। P इंटरनल की जगह आपने NRT/V की वैल्यू पुट करी, इनटू में DV था। आप कह रहे थे कि रिवर्सिबल के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो आपने वहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। T आपका कांस्टेंट है, R आपका कांस्टेंट होता ही है, N यहाँ पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो माइनस का NRT क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। DV/V का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln V हो गया। उसके बाद मैं लिमिट लगाई V1 से V2, क्या निकल कर आ गई, ln V2/V1 वहाँ से निकल कर आ गई। तो आपका वर्क डन हो गया माइनस का NRT ln V2/V1। V2/V1 को आप रिप्लेस कर सकते हो P1/P2 से, क्योंकि इस केस के अंदर तो बोयल्स लॉ मेरा वैलिड है। तो उसका मतलब आपका P1V1 इक्वल टू P2V2 होगा। अगर आपका P1V1 इक्वल टू P2V2 होगा तो इसका मतलब आपका V2/V1 तो P1/P2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने V2/V1 को रिप्लेस कर दिया P1/P2 से। उसके बाद आप कह रहे थे कि पहली स्टेट के ऊपर तो मेरा जो कंडीशन थी वो P1V1T थी। वहाँ से आपने बोला P1V1 इक्वल टू NRT। सेकंड पे क्या थी, P2V2 और आपकी T थी। वहाँ से आपने बोला P2V2 इक्वल टू NRT। अगर आपकी राइट हैंड साइड सेम है तो आपकी ये वाली साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपने NRT को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। आपने NRT को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आपने NRT को कर दिया P1V1 के साथ भी, और आपने NRT को कर दिया P2V2 के साथ भी। आप किसी के साथ भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई वर्क डन की। अब हम निकालते हैं कि आपका डेल्टा यू क्या होगा, किस केस के अंदर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल केस के अंदर आपका क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा। तो आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, मैंने वहाँ पर आपको 2 रिलेशन बताया था कि जो आपका डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, NCV/dt होता है। जो आपका डेल्टा यू है वो क्या होता है, NCV/dt होता है। यहाँ पर dt मेरा क्या है, dt मेरा है चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको पता हो कि आप प्रोसेस पढ़ रहे हो आइसोथर्मल, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मीन्स आपका तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया इसका मतलब आपका dt 0 है। अगर आपका dt 0 है तो आपका NCV/dt भी 0 हो गया। अगर आपका NCV/dt 0 है तो आपका तो del u 0 हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका del u क्या है, 0 है। वहाँ पर जब मैंने आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि आपका जो du होता है वो तो NCV/dt होता है, जो आपका dh होता है वो तो NCP/dt होता है। इन्हीं दोनों रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि इन रिलेशन को आपको याद रखना है, ये आप आगे जाकर यूज़ करने वाले हो। तो पहला यूज़ तो हमने इसका आज ही कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि आप डेल्टा एच कैसे निकालोगे। अभी तो मैंने बताया कि जो आपका डेल्टा एच होता है, डी होता है, वो तो NCP/dt के बराबर होता है। प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, प्रोसेस आइसोथर्मल का टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। टेम्परेचर फिक्स है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 है। चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो dt 0 है, dt 0 है तो NCP/dt 0 है, NCP/dt 0 है तो आपका डेल एच 0 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो डेल एच है वो भी क्या होगा, वो भी आपका 0 होगा। डेल एच का 0 का मतलब क्या है, आपकी जो एंथैल्पी है प्रोसेस की वो क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई। इसको आप बोल सकते हो आइसो एंथैल्पिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपकी जो एंथैल्पी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रही, सेम रही। आप इसको याद रखना कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में आपकी जो एंथैल्पी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, ये प्रोसेस मेरा आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी होता है। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से डी क्यू भी। डी क्यू आप देखो कैसे निकालोगे, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, वहाँ पर आप क्या बोलते थे, डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। डी यू आपका क्या था, डी यू तो आपका यहाँ पर 0 था, तो डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू हो गया आपका माइनस का डब्ल्यू। जो आपका डब्ल्यू था उसके आगे बस आपको एक माइनस लगाना है, आपका डी क्यू भी निकल गया। तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसकी मैं एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी तक जो आपने पढ़ा वो आपको याद रहे या ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टेबल के अंदर मैंने रिजल्ट लिखे हुए हैं ये आपको एज इट इज़ याद
करने हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो आपका W था वो क्या था, माइनस का NRT ln V2/V1 था। V2/V1 की जगह मैं क्या लिख सकता था, P1/P2 भी लिख सकता हूँ। NRT को रिप्लेस करके मैं P1V1 लगा सकता हूँ, P1V1 की जगह मैं P2V2 लगा सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने NRT/V1 की जगह P1B लगा लिया, और जब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, PP लिख दिया, P1/P2 लिख दिया। यहाँ मैंने क्या लिया, P2V2 और P1/P2, P1V1 V2/V1, P2V2 V2/V1। तो इस तरीके से आप लोग सारे के सारे वर्क डन के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। इतने सारे हैं। जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपको देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको P1 P2 गिवन है, आपको V1 V2 गिवन है, आपको टेम्परेचर ही गिवन है, आपको V2 V1 गिवन है। जो आपको चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो वर्क डन को निकालने के लिए इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। उसके बाद आपने पढ़ा कि आपका डेल्टा U तो 0 होता है, डेल्टा S तो 0 होता है, और आपका DQ क्या है, माइनस का W है। जो आपका W आएगा उसके आगे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। उसके बाद आपने कहा कि इस केस के अंदर मेरा जो बॉयल्स लॉ है उसको फॉलो करता है, P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है। अब देखते हैं इसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं ये नेट के नहीं हैं, नेट के अंदर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेस के ऊपर आप इनको कैसे कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं नेट के अंदर आएंगे और आप इसको आराम से कर दोगे। जो क्वेश्चन नेट में आएंगे वो जब मैं टॉपिक पूरा कराऊंगा उसके बाद मैं आपको ये कराने वाला हूँ। जो नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो थोड़े से ट्रिकी आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बस मैं आपको फॉर्मूले को यूज़ करना सिखा रहा हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम P5 लीटर टू 10 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या दिया गया, आपको टेम्परेचर दिया है, क्या दिया है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि 298 केल्विन दिया है। आपको दिया है E1, आपको एक्सपेंड हुई V1 क्या है, V1 आपकी 5 लीटर है, V2 आपकी क्या है, V2 आपकी 10 लीटर है। आप फिजिकल के थर्मोडायनामिक्स जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो वेरिएबल दिए गए हैं आप उन वेरिएबल को इकट्ठे लिख लो कि कौन कौन से वेरिएबल दिए गए हैं। उसके बाद जो कैलकुलेट करना है आप उसको साइड में लिखो। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको V1 लिखना है, आपको V2 लिखना है, आपको क्या दिया गया, आपको मोल भी दिए गए हैं n=1। तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं। आपसे पूछा है W, आपसे पूछा है W। केस क्या है, केस यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन केस आपके पास क्या है, केस आपके पास मान लो दिया हुआ है क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का W आपका क्या होता है, W आपको लिखना है इस फॉर्म के अंदर कि जो आप चीज़ें आपको गिवन है आप इससे ही निकाल पाओ। इससे कैसे निकालोगे, आप यूज़ कर लो माइनस का NRT ln V2/V1। V1 आपको पता है, V2 आपको पता है, T आपको पता है, R आपको पता है, N आपको पता है। आपको वर्क डन लिखते हुए हमेशा क्या करना है, आगे माइनस साइन को इंक्लूड करना है। आपका एक्सपेंशन होगा तो अपने आप वर्क डन पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा, कंप्रेशन होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, फॉर्मूला अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट कर देगा। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। आपको V2 की जगह V2 लिखना है, V1 की जगह V1 लिखना है, फॉर्मूले को यूज करते वक्त माइनस लगाना है। जैसे इस केस के अंदर आपका 5 लीटर से कहाँ था, 10 लीटर में था, तो आपका V2 क्या होगा, V2 आपका होगा 10 लीटर, आपका V1 क्या होगा, V1 आपका होगा 5 लीटर। ये कट के क्या हो जाएगा 2, ln2 क्या होता है पॉजिटिव, तो ln2 ये वाली टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, T क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, R क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, N क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बाहर क्या था मेरा माइनस था, यानी कि आपका वर्क डन क्या निकल कर आया, आपका वर्क डन निकल कर आया माइनस का, आपका वर्क डन निकल कर आया माइनस का। यानी कि क्या किया, यानी कि सिस्टम ने काम किया होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है जब आप सिस्टम के ऊपर काम करते हो। वर्क डन नेगेटिव होता है जब सिस्टम काम करता है। यहाँ पर आपका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव हुआ है, 5 लीटर से 10 लीटर हो गया वॉल्यूम, तो इसका मतलब जो अंदर की गैस है उसने काम किया होगा। सिस्टम मेरा क्या है, अंदर की गैस है। अगर अंदर की गैस ने काम किया है, अगर अंदर की गैस ने काम किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है उसने वर्क किया है। अगर सिस्टम ने वर्क किया है तो इसका वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला अपने आप यहाँ पर नेगेटिव निकाल देगा। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आप पॉजिटिव कब निकालेगा। पॉजिटिव केस के अंदर आप कह रहे हो तो कंप्रेशन के केस में क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव निकलना चाहिए। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन मैंने बहुत सिमिलर लिखा हुआ है। एन आपके पास क्या है, एन आपके पास 1 मोल है। V1 आपके पास क्या है, 10 लीटर है। V2 आपके पास क्या है, 5 लीटर है। आपको T टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाओगे W को क्या लगाओगे, माइनस का NRT ln V2। V2 आपके पास क्या है, V2 तो आपके पास 5 है, ये तो आपके पास 10 है, कट के क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 0.5। ln का 0.5 तो नेगेटिव आएगा, ln का 0.5 क्या आएगा, अगर log के बाद 1 से छोटा नंबर है तो वो नेगेटिव होता है, 1 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव होता है। तो ln 0.5 क्या आएगा, ln 0.5
0.5 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ln 0.5 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये टर्म मेरी नेगेटिव है, अगर ये टर्म मेरी नेगेटिव है, t तो आपका पॉजिटिव है, r तो आपका पॉजिटिव है, n तो आपका पॉजिटिव है और बाहर भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंप्रेशन के केस के अंदर आपका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, कंप्रेशन पिस्टन आपका नीचे आएगा। पिस्टन अगर नीचे आया तो जो अंदर सिस्टम है उसके ऊपर काम हुआ है, उसके ऊपर काम हुआ है। अगर सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो आपका वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूले को जब आपने यूज़ किया तो वो अपने आप क्या, पॉजिटिव निकल कर आ गया। इस केस के अंदर आप डेल यू डेल एच क्या होगा, दोनों की दोनों जीरो होगा। अभी आपने पढ़ा है तो डेल यू यहाँ भी जीरो, डेल एच यहाँ भी जीरो, डेल यू यहाँ भी जीरो, डेल एच यहाँ भी जीरो। क्यू आपका क्या हो गया, डी क्यू आपका हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू, डी क्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू। तो दोनों सारी की सारी चीज़ों को कर सकते हो। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने आपको ये बताने के लिए कि आप फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करोगे। ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट के अंदर पूछा जाएगा, पूछ सकता है वो उसकी मर्जी, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन अभी तक तो आया है नहीं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला केस पढ़ेंगे। अगला केस हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। हमने अभी तक पढ़ा है रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल किसके लिए पढ़ा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। अब हम पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन आइसोथर्मली ऑफ आइडियल गैस। मान लो आपने कोई कंसिडर किया यहाँ पर n मोल ऑफ आइडियल गैस लिया, ट्रांसफॉर्म हुई है इरिवर्सिबली और आइसोथर्मली फ्रॉम ए टू बी स्टेट। ए स्टेट मेरी ये रही, बी स्टेट मेरी ये रही, प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, टेम्परेचर आपका चेंज होगा नहीं। इनिशियल कंडीशन हो गई P1 V1 T, आइडियल फाइनल क्या हो गई P2 V2 T। यहाँ पर भी बॉयल्स लो मेरा वैलिड होगा क्योंकि गैस आपकी क्या है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस अगर आपके पास है, प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, यानी कि आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, बॉयल्स लो का अप्लाई कर सकते हो। बॉयल्स लो का आपने क्या अप्लाई किया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब आप V2 बाय V1 को क्या रिप्लेस कर सकते हो, P1 बाय P2 से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन देखते हैं क्या इसके अंदर V2 बाय V1 की फॉर्म बनेगी, उसको भी हम लोग यहाँ पर आके देख लेंगे। तो वर्क डन आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आयुपैक वर्क डन आपके पास क्या है, माइनस का P एक्सटर्नल इंटू में DV। तो रिवर्सिबल वाले केस के अंदर तो हमने यहाँ से क्या किया था, हमने यहाँ से P एक्सटर्नल को चेंज करके क्या कर दिया था, P इंटरनल कर दिया था। लेकिन क्या इरिवर्सिबल में आप वो चीज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया है कि इरिवर्सिबल के अंदर P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर नहीं होता, तो आप यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर सकते। आपके पास जो दो कंडीशन दी गई है, अगर आपको दो कंडीशन दी गई हो P1 V1 T से फाइनल कंडीशन क्या हो गई P2 V2 T, अगर आपको सिर्फ दो ही प्रेशर गिवन होंगे तो आप क्या लोगे, आप फाइनल प्रेशर को क्या लोगे, P एक्सटर्नल लोगे, आप फाइनल प्रेशर को क्या लोगे, P एक्सटर्नल लोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आगे अलग से बोला गया है कि आपने एक सिस्टम को A से B तक पहुंचाया अगेंस्ट दिस प्रेशर, अगर आपको एक और प्रेशर दिया गया है तो आप उसको एक्सटर्नल प्रेशर लोगे। अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर अलग से नहीं दिया गया तो आप फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर ले लोगे। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर अलग से दिया गया है तो आप फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लोगे। ये आप समझ जाओगे जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फाइनल प्रेशर ही दिया हुआ है तो आप फाइनल प्रेशर को क्या ले लोगे, एक्सटर्नल प्रेशर ले सकते हो। तो आप यहाँ पर P एक्सटर्नल क्या लिख दोगे, P2 लिख सकते हो, P2 लिख सकते हो। P2 क्या है, सराउंडिंग का, यानी कि जो मेरी फाइनल स्टेट है उसका प्रेशर है, जो मेरी गैस की क्या है, फाइनल स्टेट है वो वाला प्रेशर है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, माइनस का P2 कर दिया। इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कर नहीं सकते तो dV को क्या लिखोगे, V2 माइनस का V1। dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या लिख दोगे, V2 माइनस V1। आपने ये कर दिया तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आ गया, माइनस का P2 इंटू में V2 माइनस V1। लेकिन आप कह रहे थे कि आपका A स्टेट से कहाँ जा रहा है, B स्टेट में जा रहा है। A पे क्या है, P1 V1 T है, P पे क्या है, P2 V2 T है। P1 V1 को यहाँ पे क्या बोल सकते हो, P1 V1 को NRT बोल सकते हो। P2 V2 को क्या बोल सकते हो, P2 V2 को NRT बोल सकते हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका P2 है वो क्या है, NRT बाय V2 है। तो मैंने P2 को रिप्लेस कर दिया किससे, NRT बाय V2 से, NRT बाय V2 से। सामने मैंने क्या लिख दिया, V2 माइनस V1, जो तो मेरा यहाँ पर था ही। उसके बाद मैंने क्या किया, V2 को मैंने अंदर ले गया। V2 और मैं अंदर लेके जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, V2 बाई V2 अब हमने V1 बाई V2 तो V2 बाई V2 तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस V1 बाई V2। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। आप V1 बाई V2 की जगह P2 बाई P1 भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर बॉयल्स लॉ वैलिड है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आइसोथर्मल के निकल के आया वर्क डन, क्या निकल कर आया, NRT बाई V2 इंटू में V2 माइनस V1, या फिर NRT इंटू में 1 माइनस V1 बाई V2, या फिर NRT इंटू में 1 माइनस P1 बाई P2 बाई P1। तो ये हमारे पास केस निकल कर आ गए। आइसोथर्मल
इरिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस के केस के अंदर ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्क डन है। आपका डेल्टा यू और डेल्टा एच तो यहाँ भी जीरो होंगे क्योंकि क्या है, टेम्परेचर आपका यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू भी जीरो और डेल्टा एच भी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो आपका डी क्यू इजकल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू है। डी यू अगर आपका जीरो है तो डी क्यू क्या हो गया, माइनस का डब्ल्यू हो गया। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल केस के अंदर आपको सिर्फ वर्क डन को याद करना है। अगर आपने वर्क डन याद कर लिया तो आप डी क्यू को निकाल सकते हो। डेल्टा एच और डेल्टा यू आपका क्या रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस जीरो रहेगा। तो आपको सिर्फ W को याद करना है। रिवर्सिबल केस के अंदर W है माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। अगर आपका एक्सटर्नल की बात करो, इरिवर्सिबल की बात करो तो वहाँ पर आपका है P2 इंटू में V2 माइनस V1। यहाँ से आप इसके और भी फॉर्मूलेस बना सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे आपको उस फॉर्मूले के अंदर लिख लो। जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, कंडीशन दी होगी, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो भी पढ़ा है उसकी एक छोटी सी टेबल बना लो कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। आपने पढ़ा कि रिवर्सिबल के लिए मेरा वर्क डन क्या था। रिवर्सिबल के लिए आपका वर्क डन था माइनस का एन आर टी एल एन V2 बाई V1। V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P1 आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सारी की सारी फॉर्म लिखी हुई है। क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब वो बताएगा हमें कि हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके तब आप देख लेना कि हम लोग उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डेल यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। डेल एच क्या होगा, जीरो होगा। डी क्यू क्या होगा, माइनस का डब्ल्यू होगा इस केस के अंदर भी। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल की। तो इरिवर्सिबल के अंदर मेरा डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस का P2 इंटू में V2 माइनस V1। माइनस का P2 इंटू में V2 माइनस V1। उसके बाद आपने P2 को NRT बाई V2 बोल दिया। V2 को अंदर ले गए, आपने उसको ये कर सकते हो V1 बाई V2 को P2 बाई P1 से रिप्लेस कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, जिस हिसाब का क्वेश्चन होगा उस हिसाब का फॉर्मूला आप यूज़ कर लेना। डेल्टा यू आपका जीरो, डेल्टा एच आपका जीरो, आपका डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू। तो अब आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस, मैंने आपको बताया आप किस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। अगर आपने वर्क डन निकाल लिया तो आपने डी क्यू भी निकाल लिया, क्योंकि डी क्यू तो आपका माइनस डब्ल्यू होता है। डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों ही केस के अंदर क्या होंगे, जीरो होंगे। लेकिन मैंने आज की क्लास स्टार्ट की थी, मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी रिवर्सिबल के बारे में और इरिवर्सिबल के बारे में। फॉर्मूले तो आपको याद है, मुझे पता है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम की। क्वेश्चंस अब इजी नहीं आते, क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल आते हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया तो आप उसको ख़त्म भी कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको सारे याद हो ही जाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है वर्क डन मेरा एडियाबैटिक के केस के अंदर। एडियाबैटिक मेरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल में भी देखेंगे और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के अंदर भी देखेंगे। आप आज की क्लास के अंदर ये जो मैंने वर्क डन बताया है आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस के अंदर आप इसको क्या कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मूले आपको वो यूज़ करना है जो आपकी जो कंडीशन आपको दी गई हो क्वेश्चन के अंदर। अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक बातें की हैं, बस इसके बारे में बेसिक बातें की हैं। जब मैं एडियाबैटिक को करा दूंगा उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, आप वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।